हेलो एंड वेलकम टू अकेडमी फॉर सिविल एक्सीलेंस। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा थीम है आपके प्रीलिम्स पेपर का जिसमें हाई इनपुट जाती है लेकिन आउटपुट के मामले में थोड़ा क्वेश्चनेबल रहता है। मतलब 3-4 स्कीम्स हमेशा पेपर में आती हैं लेकिन पूरे साल में इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च होती हैं और उसमें से किसी 3-4 स्कीम्स पर जब क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता कि कौन सी स्कीम्स कवर करें और कौन सी छोड़ें। इसकी वजह से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इतनी सारी स्कीम्स, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स याद करके जाते हैं। बट हम जो कर सकते हैं दैट इज़ शॉर्ट स्कीम्स विच आर रिसेंटली आस्क्ड इन रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जियो साइंटिस्ट के पेपर 2026 में पूछी गई संकल्प स्कीम। देखिए संकल्प स्कीम क्या है। संकल्प स्कीम है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अब ये न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसने हाईलाइट किया था कि जो स्कीम को पैसे एलोकेट किए जाते हैं, जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, उसमें से वो सिर्फ 44% ही यूज़ करता है और उसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक का पैसा एज एन असिस्टेंस आता है वो तो ज़्यादातर तौर पर अनस्पेंट रहता है, मतलब उसे यूज़ ही नहीं किया जाता। अब ये जो स्कीम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। वैसे भी अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है कि स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस है तो आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वैसे भी सोच सकते हैं। साथ ही साथ ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आई होप आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बीच में डिफरेंस पता होगा। इफ़ यू नो द बेसिक डिफरेंस देन कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, अब इसका एम है ऑपरेशनलाइज करना एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। देखिए हमें ये बात समझ में आती है कि हम अपनी ह्यूमन कैपिटल का या फिर जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब हम उनके अंदर स्किल्स इंड्यूस करें। बिना स्किल्स इंड्यूस करे एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक चलता फिरता इंसान है, वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। वो ह्यूमन बीइंग जीडीपी में तभी कंट्रीब्यूट करेगा, तभी एक नेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा जब उसके अंदर स्किल्स इंड्यूस की जाएंगी। इसीलिए इस स्कीम का काम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को ऑपरेशनलाइज करना। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटी बिल्डिंग करना एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, और ये कैसे होगा, इसके लिए बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ एंड महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। ठीक है, साथ ही साथ ये इंश्योर करेगा कि जो स्किल्स इंड्यूस की हैं आपके अंदर उस स्किल की क्वालिटी भी हो, मतलब क्वालिटी भी अश्योर की जाएगी बाय यूनिवर्सलाइजिंग नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। साथ ही साथ संकल्प स्कीम का ये यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पर नाम में लाइवलीहुड प्रमोशन है। स्किल्स इंड्यूस होंगी तो इंसान कमाने लगेगा तो जीडीपी में आपके अपना योगदान देगा, साथ ही साथ डेवलपमेंट में योगदान देगा। और इसके लिए हमें जो है एक होलिस्टिकली इम्प्रूवमेंट करने की बड़ी ज़रूरत है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने की बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये कोशिश करेगा कि वुमेन, SC ST एंड पर्सन विद डिसएबिलिटी को भी ये ट्रेनिंग दे, उनको भी ये वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर लेके आए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद लोन असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस अनस्पेंड जाती है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द रिजल्ट एरियाज। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के थ्रू। एंड इंक्लूजन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। ये बिल्कुल गलत है। यहीं पे अभी हमने बोला वुमन, SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज बी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया अन एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम। ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को कौन प्रमोट करता है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए परंपरागत कृषि विकास योजना।
परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका मतलब हमारे प्रीलिम्स के लिए ये वाली स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये क्यों न्यूज़ में थी, ये न्यूज़ इसीलिए थी क्योंकि ड्यू टू सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन एंड केमिकल रेसिड्यूज, इंडिया ने लॉन्च किया परंपरागत कृषि विकास योजना इन 2015। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर और समझनी है, 2015 और 2016 में लॉन्च हुई गवर्नमेंट स्कीम्स आपके इस बार के पेपर के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2015 में लॉन्च हुई स्कीम्स को 10 साल हुए हैं 2025 में, और 2016 में लॉन्च हुई स्कीम्स को 10 साल हुए हैं 2026 में। साथ साथ आपको 2021 की स्कीम्स पर भी ध्यान देना है क्योंकि उनको 5 साल हुए हैं। और अभी आप नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे इस PDF में आपको ये चीज़ दिखेगी कि रिसेंटली UPSC ने जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए उसके अंदर उन्होंने 2021 और 2015-16 की स्कीम्स बहुत ज़्यादा पूछी हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक, क्योंकि ये तो 5 ईयर और 10 ईयर की गेम है, और दूसरा ये UPSC के एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया। तो जब सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन और हम इतने सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो सॉइल जो है वो कंटामिनेट हो जाती है। इसीलिए इंडिया ने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की थी ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट कर सकें, ताकि इनकम बढ़े फार्मर्स की और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी प्रमोट हो। आपको पता है एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, मिलेट्स की हम लोग बात करते रहते हैं। अब परंपरागत कृषि विकास योजना जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट। अब एक चीज़ बताओ ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है? हम कहीं पर भी देखते हैं अच्छा ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसका मतलब हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बड़े कम यूज़ करने वाले हैं। सीधी स्पष्ट बात है, उससे क्या होगा, सॉइल की हेल्थ ही तो मैनेज होगी। तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, PGS फॉर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी उस लोकल एरिया का रेलेवेंट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इन्वॉल्व होके उसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। वेयर अ लोकली रेलेवेंट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट इन्वॉल्विंग बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये सिस्टम आपको याद रखना है। अब अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करें, सीधी है सेंटर 60 एंड स्टेट 40, 60-40 की रेशियो है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयाज के केस में सेंटर 90 और स्टेट 10 है, और यूटीज जो हैं असिस्टेंस फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की फुल असिस्टेंस है, दैट इज 100%। एलिजिबिलिटी देखो कि कौन कौन एलिजिबल है। ऑल फार्मर्स एंड इंस्टीट्यूशंस मैक्सिमम लैंड होल्डिंग इज 2 हेक्टेयर्स, मतलब कोई भी अगर फार्मर है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मैक्सिमम जो लैंड है उनके पास 2 हेक्टेयर्स, इससे ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन, और आगे इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना फार्मर्स ट्रांजिशनिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसीव 31,500 रुपीज़ पर हेक्टेयर ओवर अ 3 ईयर पीरियड। मतलब वैसे भी मैक्सिमम लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर है, मतलब 3 साल के पीरियड के लिए आपको 1 हेक्टेयर पे 31,500 रुपये मिलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। साथ ही साथ लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ दिस सपोर्ट इज एलोकेटेड फॉर ऑन फार्म एंड ऑफ फार्म ऑर्गेनिक इनपुट्स, मतलब ऑन फार्म एंड ऑफ फार्म ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और सपोर्ट जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो जियो साइंटिस्ट 2026 के पेपर में पूछा गया वॉज रिलेटेड टू दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्कीम फर्स्ट। देखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये NRLM जो है, अभी आप इसको समझ पाएंगे। पहले तो दीनदयाल अंत्योदय योजना को समझें। देखें, इसका काम है टू अपलिफ्ट अर्बन एंड रूरल पुअर। देखो, इसको ना आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दीन लोग कौन होते हैं, जो थोड़े गरीब होते हैं, और दयालु किसे कहते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि दीनदयाल जो है वो पुअर की मदद करने से रिलेटेड है। टू अपलिफ्ट बोथ अर्बन भी और रूरल
पुअर भी, मतलब आपको समझ में आ गया कि इस योजना के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, अर्बन पुअर भी इंक्लूडेड है, रूरल भी इंक्लूडेड है, लेकिन इस पेपर में कौन सा वाला पूछा, रूरल वाला एस्पेक्ट पूछा है। बाय एनहांसिंग, अब आप अपलिफ्ट कैसे करेंगे, उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड देके, अपॉर्चुनिटीज़ देके, कैसे, स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स इंड्यूस करके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देके आप उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगे। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, देखिए ये दीनदयाल अंत्योदय योजना में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, साफ पता चल रहा है शहरी का क्या मतलब होता है, अर्बन एरिया, शहर में रहने वाले लोग, मतलब ये क्या है, NULM, दैट इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये अर्बन वाला है, इसको हैंडल करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। और दूसरा कंपोनेंट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण विलेज वाला एरिया है, रूरल एरिया है, तो दिस इज NRLM, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको हैंडल करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे देखें, जो ये स्कीम है ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम और इसको पार्टली फंड करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस अब आपको याद रखनी है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझने वाली है कि जब आप UPSC के स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको उसके अंदर ये भी देखना है कि UPSC स्कीम्स के अंदर भी कौन सी इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा ध्यान देती है। अब भले ही इसके अंदर वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट ना आया हो, लेकिन आपने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट दी गई है। इसका मतलब अगर कहीं पर भी किसी स्कीम में किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की असिस्टेंस अवेलेबल है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन करा और आप चल दिए, ऐसे नहीं होगा। आपको क्वेश्चन देखना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और उस क्वेश्चन की स्टाइलिंग को भी समझना है, तभी आपके लिए जो है पेपर ईजी हो पाएगा। आगे देखें, इसके अंदर इन्वॉल्व है वर्किंग विद कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस कौन सी होती हैं, जो ग्राउंड लेवल पर है ना काम करती हैं, थ्रू कम्युनिटी प्रोफेशनल्स इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह जो हैं। साथ ही साथ देखो ये लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट कैसे डालेगा, बाय ऑर्गेनाइजिंग 1 वुमन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या करेगा कि एक वुमन मेंबर हर रूरल पुअर हाउस होल्ड से जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आएगा। साथ ही साथ इसके अंदर 4 सब कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। कैसे, सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो, अब देखो, आप जब मेंस के लिए पढ़ेंगे ना तब आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है, जैसे प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है जिसके अंदर आपके बैंक अकाउंट्स बनवाए गए, आपको फॉर्मल इकोनॉमी में वो फाइनेंशियल इंक्लूजन ही तो था जिसके थ्रू आप DBT वगैरह पढ़ते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फिर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, की लाइवलीहुड रहे और पूरी ज़िंदगी रहे, सस्टेनेबल टिका हुआ रहे, ऐसा नहीं है कि आज है काम कल नहीं है, वो वाला नहीं। सोशल इंक्लूजन भी रहे। सोशल इंक्लूजन आपको पता ही है, जो रूरल एरियाज़ में हमें बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, ये वाली चीज़ें भी ना रहें, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो ये दीनदयाल जो आपकी उपाध्याय योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स भी हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीनदयाल अंत्योदय योजना National Rural Livelihood Mission. First, it aims to reduce poverty by enabling poor households to access gainful self-employment and skill wage employment opportunities. ठीक है. Second है, it assures that at least 2 members from each rural poor households would be brought under self-help group network. ये तो यहीं पर ही गलत हो गया है ना, हमने इसको यहीं पर पढ़ा था कि ये क्या करेगा, एक वुमन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल पुअर को लेके आएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। अगर सेकंड गलत है तो ये भी और ये भी गया, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट वैसे भी हमें सही दिख रही थी। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोग्राम लेवरेजेस कम्युनिटी रिसोर्सेज टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड प्रमोट लाइवलीहुड, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी नीचे भी हमने 3-4 वर्ड पढ़े, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस पढ़ा, हमने सेल्फ हेल्प पढ़ा, तो ये बिल्कुल सही है। तो डी इसका आंसर है 1 and 3।
अगर आप किसी भी स्कीम को ओवरऑल लेवल पर समझते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अब अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो आप ज़रूर भूलेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ नहीं करनी है, हर स्कीम को बहुत ध्यान से समझना है, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, CISF का पेपर की अभी अभी जो है कंडक्ट किया गया, उसके अंदर पूछा गया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, धन धान्य कृषि योजना के बारे में पूछा गया। अब हम इसको समझते हैं। देखो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अब ये अनाउंस की गई बजट 2025-26 के अंदर, और ये इंस्पायर्ड है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के से ये बहुत ज़्यादा प्रेरित है। ये टारगेट कर रहा है 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स टू बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी। ये कह रहा है, देखो एस्पिरेशनल वर्ड तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा, क्योंकि हम अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम क्या हैं, UPSC एस्पिरेंट्स। हम क्या हैं, UPSC एस्पिरेंट्स, येस और नो। अगर हम अपने आप को UPSC एस्पिरेंट्स बोलते हैं, मतलब हम अभी एस्पिरेशनल एरिया में हैं, अभी तक हम IAS बने नहीं हैं। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी अंडर परफॉर्मिंग स्टेज पर हैं, और धीरे धीरे करके जब ये लोग ग्रो करेंगे तो ये अपने उस पार लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है, धन धान्य कृषि योजना जो है, इसका टारगेट है 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स टू बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी। फार्म प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना थ्रू इम्प्रूव्ड इरिगेशन, स्टोरेज, क्रेडिट एक्सेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कैसे किसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब क्राइटेरिया क्या है। आपकी सबसे पहला क्राइटेरिया है कि प्रोडक्टिविटी लो होनी चाहिए, मतलब जो पर हेक्टेयर आउटपुट है, ध्यान से समझिएगा, एक लैंड है उसकी जो पर हेक्टेयर आउटपुट है वो लो होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मतलब रीजन्स विद लिमिटेड क्रॉप वैरायटी और इनसफिशिएंट क्रॉप साइकिल्स पर ईयर, मतलब रीजन ऐसा होना चाहिए जहां पर एक तो क्रॉप की जो वैरायटी है वो लिमिटेड हो, साथ साथ क्रॉप साइकिल जो एक साल में क्रॉप साइकिल हैं वो भी थोड़े कम हो। थर्ड, लो क्रेडिट डिसबर्समेंट, मतलब पैसा भी ना हो, बहुत ही लोगों के पास लिमिटेड एक्सेस हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। Last, representation across states. Selection will consider the share of net cropped area and operational holdings in each state or union टेरिटरी। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का इस स्कीम के अंदर जो सिलेक्शन है वो इन 4 क्राइटेरियाज के बेसिस पे किया जाएगा। मूविंग ऑन, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, अ मिनिमम ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, मतलब एक स्टेट से सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है ताकि रीजनल डेवलपमेंट भी बैलेंस हो सके। आप GS1 के सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में रीजनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते होंगे कि बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ईच डिस्ट्रिक्ट विल प्रिपेयर अ प्लान थ्रू डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति। इस स्कीम के अंदर एक धन धान्य समिति बनाई जाएगी जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट एक प्लान प्रिपेयर करेगा जिसके अंदर प्रोग्रेसिव फार्मर्स होंगे, ठीक है, जो कि नेशनल गोल्स के साथ अपने आप को अलाइंड फील करते हैं। मतलब वो फार्मर्स नहीं कि जो कहते हैं कि नहीं हमें अपने पुराने मेथड्स पर ही चलना है या फिर वो पुराने मेथड्स पर बिलीव करते हैं, नहीं, वो नेशनल गोल्स यानी कि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे, जैसे हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि पंजाब हरियाणा की एक ही प्रॉब्लम है, ऑल द टाइम वीट राइस, तो वो वाला नहीं, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव करें, वाटर कंजर्वेशन में बिलीव करें, एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी पे बिलीव करें, तो आप प्लान्स बनाएंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कैसे होगी, प्रोग्रेस जो भी हो रही है उसे ट्रैक किया जाएगा थ्रू 117 की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, KPI, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स पे उन्हें प्रोग्रेस पे आपको मॉनिटर किया जाएगा यूजिंग अ डेडिकेटेड डैशबोर्ड, मतलब मंथली रिव्यू किया जाएगा। साथ साथ सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स विल बी अपॉइंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट टू इंश्योर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ताकि स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर की जाए। और नीति आयोग जो है विल गाइड एंड रिव्यू डिस्ट्रिक्ट प्लान्स रेगुलरली। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PM धन धान्य कृषि योजना आर करेक्ट। फर्स्ट, इट टारगेट्स ऑल हाई परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स, ये तो यहीं पर ही गलत है, हाई परफॉर्मिंग नहीं है, अंडर परफॉर्मिंग है,
अंडर परफॉर्मिंग नॉट हाई परफॉर्मिंग। तो फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया, वी हैव रीच्ड आवर आंसर, बट स्टिल it aims to enhance productivity, promote crop diversification, improve irrigation and storage and ensure credit access, बिल्कुल है। its focus is exclusively on agricultural and allied activities, ये भी सही है। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा इशू है कि कभी कभार हमें ऐसा लग सकता है कि स्टेटमेंट 3 इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर वर्ड एक्सक्लूसिवली आ गया। लेकिन अगर हमें चूज़ करना पड़े, मतलब यूपीएससी का पर्सपेक्टिव देखो, अगर 1 और 3 में से चूज़ करना पड़े तो 1 जो है वो तो एक्यूरेटली रॉन्ग है ना, बिल्कुल। वो तो एक तो ऑल लिख दिया, ऊपर से हाई परफॉर्मिंग लिख दिया, ये बिल्कुल एक्यूरेटली रॉन्ग है। तो 1 और 3 में से ज़्यादा गलत कौन सा है? दैट इज़ 1, इसीलिए आंसर बी 2 एंड 3 है। लेकिन इस चीज़ पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि एक्सक्लूसिवली ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स भी इस स्कीम के अंदर हैं। तो बहुत जगह ये भी बोला जा सकता है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1 ज़्यादा गलत है, इसीलिए इसका आंसर है बी, इसीलिए इसका आंसर है बी। ठीक है, चलें मूविंग ऑन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो CISF 2026 में पूछा गया वॉज रिलेटेड टू सम ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स। ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स से रिलेटेड पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर 2 स्कीम्स पूछी गई हैं, दैट इज़ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान और PM जुगा, एंड PM जनमन, दैट इज़ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों स्कीम्स को समझ लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान या फिर PM जुगा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका काम है ट्राइबल फैमिलीज़ के वेलफेयर को इंश्योर करना। कहाँ पर? वो विलेजेस के अंदर जहाँ पे ट्राइबल्स जो हैं वो मेजॉरिटी के अंदर हैं, या फिर वही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जो अभी एस्पायर कर रहे हैं टू बी डेवलप्ड। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है पक्का हाउस फॉर एलिजिबल हाउस होल्ड्स विद अदर एंटाइटलमेंट्स। इसके अंदर इंश्योर किया जाएगा कि पक्का घर दिया जाएगा एलिजिबल हाउस होल्ड्स को। देखो, एलिजिबल ST हाउस होल्ड शैल हैव एक्सेस टू पक्का हाउसिंग अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल विद अवेलेबिलिटी ऑफ टैप्ड वाटर अंडर जल जीवन मिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी जो भी घर एलिजिबल है, ST हाउस होल्ड, शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड जो भी एलिजिबल है, पहला चीज़ उसको जो मिलेगा वो है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल वाले के अंदर पक्का घर, साथ ही साथ उसमें नल से जल, है ना, हमने पढ़ा है। ठीक है, नल से जल मिलेगा, टैप्ड वाटर अंडर जल जीवन मिशन, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगी। साथ ही साथ उसी हाउस होल्ड को आयुष्मान भारत कार्ड भी मिलेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही साथ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर भी ध्यान दिया जाएगा, मतलब ये इंश्योर किया जाएगा कि ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी थ्रू भारत नेट, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सब पर ध्यान दिया जाएगा थ्रू वंडरफुल स्कीम्स लाइक पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, इन स्कीम्स के अंडर। बेसिकली ये पूरे के पूरे ट्राइबल वाला जो स्फेयर है ना, उसको बदलने की एक पूरी की पूरी एक पहल है। उसके बाद देखें, ट्राइबल मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सेंटर बनाया जाएगा फॉर मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। हमें पता है बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, आपने GI टैग्स अगर पढ़े होंगे, जैसे कि कपड़ा गंदा शॉल हो गया, बहुत सारी हम सिमली पालका चटनी हो गया, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी होंगी जो कि बहुत फेमस हैं एज अ ट्राइबल प्रोडक्ट, है ना, और हम उन्हें GI टैग भी देते हैं। लेकिन उन्हें खरीदेंगे कैसे? तो उसके लिए ट्राइबल मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ ट्राइबल टूरिज्म को टैप करने के लिए और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए 1000 होम स्टेज बनाए गए हैं अंडर स्वदेश दर्शन, कि लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए, आप अपने घर में ही ट्राइबल टूरिज्म भी प्रमोट करें। साथ ही साथ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, दैट इज़ ट्राइबल्स हमारे दिमाग में आता है तो फॉरेस्ट लाइवलीहुड दिमाग में आ जाता है। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉरेस्ट राइट होल्डर, मतलब स्पेशल फोकस ऑन 22 लाख, ठीक है, फॉरेस्ट राइट पट्टा होल्डर्स रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट एरियाज फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड सिक्योरिंग फॉरेस्ट राइट्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पट्टा क्या है। आपने तो अगर हिस्ट्री में भी पढ़ा है तो भी आपको ये पट्टा के बारे में पता होगा। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स, साथ ही साथ स्कूलिंग और एजुकेशन पर भी ध्यान है। ऊपर भी हमने समग्र शिक्षा के बारे में बात की थी। तो गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाती है, वहाँ पे हॉस्टल्स बनाती है ऑन द लाइन ऑफ PM श्री
स्कूल्स। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो ये पीएम जुगा जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं ना, 2023 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी पीएम जनमन, ठीक है, पीएम जनमन जो यहाँ पर भी है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। ये जो है एक्सटेंडिंग कवरेज फ्रॉम ओनली पीवीटीजीज, जो ये पीएम जनमन स्कीम आई थी ना, ये सिर्फ पीवीटीजीज के लिए थी। पीवीटीजीज क्या होती हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको फेमस पीवीटीजीज के नाम पता है, कितनी पीवीटीजीज हैं, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो ये इसका काम था सिर्फ पीवीटीजीज पर, लेकिन इस चीज़ को एक्सटेंड करके पीएम जुगा पर लेकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स तक इसको ले जाया गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स पॉलिसीज इज नॉट करेक्ट? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा इज लार्जेस्ट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडियाज हिस्ट्री, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। पीएम जुगा इज रूटेड इन गांधीयन आइडियोलॉजी, आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इज मेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज, अभी मैंने बताया ये बिल्कुल सही है। पीएम जनमन बिल्ड्स ऑन पीएम जुगा, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। पीएम जनमन जो है वो पीएम जुगा पे नहीं, पीएम जुगा जो है वो बिल्ड की गई थी पीएम जनमन पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो पीएम जनमन है वो पीवीटीजीज के लिए आई थी, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके ऑल पर लेकर जाया गया, तो यहाँ पर आंसर है डी, ठीक है। रूटेड इन गांधीयन आइडियोलॉजी भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपने पॉलिटी के अंदर डीपीएसपी के अंदर गांधीयन के बारे में पढ़ा होगा तो आप ये बात समझ जाएंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखें। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट सर्विसेज का मैं लाने की कोशिश किया है। यूपी पीसीएस और जम्मू कश्मीर में दोनों के 2025 के पेपर में सेम सा सवाल पूछा गया और आप ये जान के शॉक हो जाएंगे। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सवाल है यहाँ पर, और दोनों के अंदर यही चीज़ पूछी गई कि कौन सी स्कीम्स जो हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आती हैं या नहीं आती। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी और इसको 5 साल हुए हैं 2025 के अंदर, इसीलिए 2025 के पेपर में देखो पूछा गया। इसीलिए मैंने आपको बोला है प्लीज़ 2021 की स्कीम्स इंपॉर्टेंट सारी नहीं करनी है, 2021 वाली जो है इंपॉर्टेंट वाली वो आप ज़रूर करिएगा। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है यूनिवर्सल एक्सेस फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। मतलब ये चाहता है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल 2030 तक। साथ ही साथ इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द अर्ली ग्रेड्स बाय 2025। मतलब आपको फाउंडेशनल लेवल का जो लिटरेसी है और न्यूमरेसी दोनों नंबर सिस्टम्स, ये जो आपका नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम तो नहीं, नंबर्स 1 2 3 4 ये सब, और फाउंडेशनल लिटरेसी जो है ये सारे बच्चों के लिए हो अर्ली ग्रेड्स में बाय 2025। नेक्स्ट टारगेट है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030 एंड 50% इन हायर एजुकेशन बाय 2035। थोड़े से टारगेट्स याद करने की कोशिश कीजिएगा। री इंटीग्रेट करना चाहता है अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाया ओपन स्कूलिंग एंड फ्लेक्सिबल पाथवेज। देखिए, जो 2 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं, ये कोशिश करना चाहते हैं कि उन्हें भी एजुकेशन सिस्टम में ले आए थ्रू ओपन स्कूल और फ्लेक्सिबल पाथवेज, ठीक है। देन दे वांट टू मूव टुवर्ड्स इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030 कि सबको स्कूल्स के अंदर लाया जा सके किसी तरीके से। लास्ट टारगेट इसका जो है दैट इज ग्रेजुअली रेज पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन टू 6% ऑफ जीडीपी। हमारे यहाँ पर तो एक ही प्रॉब्लम है हेल्थ और एजुकेशन की, हमारी पब्लिक स्पेंडिंग ही उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी टारगेट है कि पब्लिक स्पेंडिंग को भी इंक्रीज करना चाहता है टू 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन सेक्टर पे। आगे देखें, अगर हम इसके प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, न्यू स्कूल स्ट्रक्चर, यहाँ पर नया स्कूल स्ट्रक्चर इंक्लूड किया गया है दैट इज़ 5+3+3+4। मतलब हमारे यहाँ पर सिस्टम कैसा है 10+2 है ना। आप पहले 10th क्लास तक पढ़ते हैं, फिर आप 11th एंड 12th करते हैं। 10+2 का डिज़ाइन है, ठीक है, कवर्स एज 3 to 18 सिस्टमैटिकली। लेकिन हमारे यहाँ पर अब ये न्यू स्कूल स्ट्रक्चर ला रहा है दैट इज़ 5+3+3+4। मतलब क्या होगा, एक फाउंडेशनल स्टेज होगी
5 साल की, जिसमें 3 साल प्री स्कूल के और 1 to फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आएगी। फिर 3 साल की प्रेपरेटरी स्टेज, मतलब 3rd क्लास से 5th क्लास, फिर 3 साल की मिडिल स्टेज 6th क्लास से 8th क्लास, और फिर सेकेंडरी स्टेज 4 साल की, मतलब 9th क्लास टू 12th क्लास। मतलब यहाँ पर सीधा क्लासेस से आपको स्टेजेस दे दी गई हैं प्रेपरेशन की, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ऊपर हमने बताया कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है वो तो नॉन नेगोशिएबल नेशनल प्रायोरिटी है कि इतना बेसिक तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद टीचर्स के केस में टीचर एजुकेशन टू शिफ्ट टूवर्ड्स अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एज द स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन। अगर आपको टीचर बनना है तो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। और अ न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर्स के एजुकेशन के लिए भी एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो लेके आया जाएगा, ताकि कंटेंट जो है, पढ़ाने का तरीका है, स्टाइलिंग है, वो थोड़ा मॉडर्नाइज हो सके। पुराने तरीके नहीं चलेंगे, नए चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी, प्रेफरेंस क्या होगी? मदर टंग, होम लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू 5th क्लास। मतलब या तो मदर टंग में, होम लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में 5वीं क्लास तक, ठीक है, और प्रेफरेबली अगर हो सके तो अप टू क्लास 8th एंड बियॉन्ड, जहाँ तक पॉसिबल है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू लर्न 3 लैंग्वेजेस, कि बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो सीखें ही सही। उसमें आपके पास फ्रीडम है कि आप एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस को भी आप ज़रूर सीख सकते हैं। और एक्स्ट्रास के अंदर जो है दैट इज़ कि एक क्रिएशन की जाएगी एक नेशनल बॉडी की, दैट इज़ परख, टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट के लिए एक नेशनल बॉडी परख बनेगी। साथ ही साथ एबीसी, आपको पता ही है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों जो एमए वगैरह कर रहे होंगे उनको एबीसी के बारे में पता होगा कि एबीसी की ज़रूरत पड़ती है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो है वो डिजिटली स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है क्रेडिट्स अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, डिजिटली आपके इंस्टीट्यूशन क्रेडिट्स को स्टोर करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन सी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आते हैं। सिर्फ नाम जान लीजिए, इतने इससे भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। पीएम श्री स्कूल्स, ठीक है, इसका काम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलाइंड इंस्टीट्यूशंस बनाना, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, ये सब 21st सेंचुरी स्किल्स। सेकंड है समग्र शिक्षा, मतलब ऑल स्कूल एजुकेशनल स्कीम्स फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12th, जिसके अंदर इक्विटी, इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी ये सब आएगी। देन प्रेरणा, ठीक है, वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 9th to 12th, ठीक है, ये गुजरात के अंदर पायलट किया गया था। देन उल्लास, ठीक है, इसका काम है 15+ ईयर के अडल्ट्स को बेसिक लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स देना। डिजिटल स्किल्स हमें पता ही है वैसे कितना इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज़ निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन का क्या है कि हर बच्चा जो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी 3री क्लास तक ही अटेन कर ले। देन नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, जिसका काम है प्रोफेशनल सपोर्ट, टीचर्स पर एम करना कि टीचर्स की क्वालिटी की जो टीचिंग है, कॉम्पिटेंसी, वो कैसे इंक्रीज़ की जाए। देन देयर इज़ विद्या प्रवेश, ठीक है, नाम से पता चल रहा है प्रवेश मतलब कोई एंटर कर रहा है एजुकेशन में, मतलब अ 3 month प्ले बेस्ड ट्रांजिशन मॉड्यूल फॉर चिल्ड्रन एंटरिंग grade 1, ठीक है, जब बच्चा 1st क्लास में आता है तब। देन विद्यांजलि, ठीक है, इसका काम है स्कूल वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनजीओ, ठीक है, स्कूल इम्प्रूवमेंट में आपके कॉरपोरेट्स मदद करें। फिर है दीक्षा में एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, ऑफर करेगा डिजिटल कंटेंट, टीचर ट्रेनिंग रिसोर्सेज। देन पीएम ई विद्या से हमें पता चल रहा है कुछ ना कुछ डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है। निष्ठा, वन ऑफ द लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है निष्ठा। देन द पीएम पोषण, हमें पता है न्यूट्रिशन, कुक्ड मील्स, हॉट कुक्ड मील्स बच्चों को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। अब इस पे तो बड़ा बवाल होता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है, बट आपको थोड़ा सा प्लीज़, मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट है 12 चीज़ें याद करना, बट थोड़ा बेसिक नाम तो देखो याद करना ही पड़ेगा, और उसके अंदर क्या है बस थोड़ा एक लाइन भी अगर पता होगी तो उससे चल जाएगा। अब आप देखें पूरा मैंने आपको इतना बड़ा समझाया, इसमें से इस वाले पोर्शन से सवाल आया हुआ है, इसीलिए बोल रही हूँ ये बात कि बड़ी ज़रूरी है। देखें सबसे पहला सवाल देखें, यूपीपीसीएस में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
सबसे पहला है उल्लास, बिल्कुल है। दीक्षा बिल्कुल है। भारत निर्माण प्रोग्राम ये नहीं है, हमने अभी पढ़ा भारत निर्माण प्रोग्राम नहीं है, तो इसका आंसर है बी, ओनली 3। इसने पूछा नॉट इंक्लूडेड। अब आप देखें JKPSC में भी देख लें, अगेन सेम क्वेश्चन है, थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव इनिशिएटिव्स डज गवर्नमेंट एम टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इसने यहाँ पे पूछा कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। PM श्री बिल्कुल है, दीक्षा बिल्कुल, उल्लास बिल्कुल, PM पोषण बिल्कुल, स्टार्स नहीं है, अभी हमने देखा है स्टार्स इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर है आंसर सी, ओनली 4। ओनली 4। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाला जो पोर्शन है उसे स्किप कर दें, नहीं, आपको ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मूविंग ऑन। देखें, एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या स्किप नहीं करना। यूजुअली हमें कभी कभार समझ में नहीं आता कि स्कीम पढ़नी है तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ज़्यादातर लोग सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर क्या है, मिनिस्ट्री कौन सी है, ये पढ़ लेते हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ ऑल्सो। कभी कभार इतना भी बहुत ज़रूरी होता है, इतना ही जान लो उतने से भी हो जाता है, और नाम से आपको थोड़ा बेसिक आइडिया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लग जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिसी लेवल पर चेंज है तो कभी कभार उसके अंदर की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स से आए हुए क्वेश्चंस से ही पता चल सकता है, टेस्ट से पता हमें नहीं चलता इसके बारे में। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर UPPCS 2025 और EPFO 2025 दोनों के अंदर क्वेश्चन आया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, इसीलिए 2026 का प्रीलिम्स के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अगेन 2015 में लॉन्च हुई थी, 10 साल हो रहे हैं 2025 में, इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ 2016 की स्कीम्स जो हैं आप प्लीज़ इंपॉर्टेंट ज़रूर करिएगा। इफ़ यू वॉन्ट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन 2016 की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स विच आई फील विल कम, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगी, अ शॉर्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक। ठीक है, जिससे आपका थोड़ा टाइम भी बच जाए। मूविंग ऑन, देखें, अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एम करती है एट फंडिंग द अनफंडेड माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल बिजनेसेस कंप्लीट्स 10 ईयर्स। मतलब ये एम करती है उन माइक्रो एंटरप्राइजेज और स्मॉल बिजनेसेस को फंडिंग करने की जिनके अभी 10 साल कंप्लीट हुए हैं। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुई। ठीक है, इसका काम है लोन्स प्रोवाइड करना। कौन से? मुद्रा लोन्स, नाम से पता चल रहा है, मुद्रा लोन्स प्रोवाइड करना। किनको याद रखना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इंश्योर करता है कि कोलैटरल फ्री, मतलब कुछ गिरवी ना रखना पड़े, कोलैटरल फ्री इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आपको बैंक से लोन मिले। कितने तक का? 20 लाख रुपए तक का। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय हुम? मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। इस योजना के अंदर कुछ मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बिना गिरवी रखे 20 लाख रुपए तक का लोन देगी। अब ये मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन है? ये हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर कौन कौन से टाइप हैं लोन्स के? इसमें 4 टाइप हैं, शिशु, किशोर लोन, तरुण लोन, तरुण प्लस। शिशु, बच्चा बिल्कुल छोटा, लोन्स अप टू ₹50,000। किशोर 50,000 से 5 लाख तक का। तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का। एंड तरुण प्लस अबव 10 लाख एंड अप टू 20 लाख। ऊपर हमने पढ़ाई है 20 लाख तो मैक्सिमम इसकी रेंज है। अब एलिजिबल कौन कौन है, मतलब कौन कौन बेनिफिशियरी बन सकता है? एलिजिबल बोरोवर्स के अंदर इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, प्रोप्राइटरी भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी आ सकती हैं, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी आ सकती हैं, अदर लीगल एंटिटीज़ भी आ सकती हैं। बस ये याद रखना है, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे देखें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स इस योजना से रिलेटेड जो मैंने PIB से निकाले हैं उसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ये रीसेंट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स अपने लेवल पर कवर करें तो प्लीज़ PIB की जो आपका डॉक्यूमेंट आता है ना, उसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उससे आपको एक तो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरा चीज़ आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना उस पर नज़र जाएगी, जिस पे से UPSC क्वेश्चन उठा सकती है। देखो, PIB के अंदर ये
ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि जब से ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुई है, तमिलनाडु जो है वो टॉप पर रहा है रिकॉर्डेड हाईएस्ट डिस्पर्सल, मतलब हाईएस्ट लोन जो है वो तमिलनाडु ने एडवांस किए हैं। सेकेंड चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एवरेज टिकट साइज है लोन्स का वो नियरली ट्रिपल हो गया है, ट्रिपल हो चुका है। मतलब 2016 में 38,000 के आसपास से लेके 72,000 2023 में एंड नियरली रीचिंग टू 1.2 lakhs इन 2025, मतलब ट्रिपल हो गया है साइज ऑफ द लोन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहती हूँ इज़ रिलेटेड टू मुद्रा कार्ड, प्लीज़ ये भी याद रखिएगा। मुद्रा कार्ड एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसका मतलब जो आपके पास जब कार्ड आ जाएगा ना, तो इससे क्या होगा कि आपके पास हैसल फ्री क्रेडिट फैसिलिटीज़ आ जाएगी बोरोवर्स के पास, कि मतलब उनको वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे कैसा पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, बैंक जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपके पास कार्ड है तो हैसल फ्री क्रेडिट एक्सेस है आपके पास। ये बिल्कुल रुपे डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा, अलाउिंग एंटरप्रेन्योर्स टू विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM। सीधा आप कार्ड लगाया आपने, आपको ATM से कैश मिल जाएगा। मेक पेमेंट्स यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स, ठीक है। साथ ही साथ मुद्रा कार्ड कम्स विद एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑल्सो, प्लीज़ याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि बोरोवर्स कैन यूज इट एज अ क्रेडिट लाइन एंड रीपे इट एज व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। मतलब आप लोन की तरह भी ट्रीट करके वापस कर सकते हो जब आपको लगता है आपके पास सरप्लस कैश है। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी रिड्यूस होगा, इंटरेस्ट चार्जेस मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। मुद्रा कार्ड के बारे में प्लीज़ याद रखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अभी नॉन कॉर्पोरेट लिखा था, ये तो गलत। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यस। तो इसका आंसर है बी, ओनली 3, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। EPFO का क्वेश्चन देखें। एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन डिस्पर्स हैज़ मोर देन डबल्ड बिटवीन 2016 एंड 2025, ठीक है। सेकेंड, सिंस इट्स लॉन्च इन 2015 महाराष्ट्र हैज़ हाईएस्ट डिस्पर्सल अमंग दी स्टेट्स। देखो ये तो गलत है, मैंने अभी आपको बताया तमिलनाडु है जिसका हाईएस्ट डिस्पर्सल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट साइज मोर देन डबल्ड, बिल्कुल, अभी तो ट्रिपल्ड बताया तो वो मोर देन डबल्ड ही तो है, ये सही है। तो ए है 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप अब ये स्कीम आती है तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। मूविंग ऑन, अब आप देखें क्वेश्चन पूछा गया CDS 2026 में रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम में रिलेटेड टू आत्मनिर्भरता इन पल्सेस स्कीम से। ये वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया UPSC 2020 का, जहाँ पर इन्होंने पल्सेस से रिलेटेड एक जोग्राफिकल एस्पेक्ट या फिर कितना प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, टू जस्ट गिव यू दी अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज एग्रीकल्चर की स्कीम्स। जैसे मिलेट्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे, तो अगर मिलेट्स हैं तो बेसिक मिलेट्स का क्या प्रोडक्शन लेवल है, इंडिया कौन से नंबर पर है, ठीक है, खारिफ है, राबी है, क्या है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये तो बेसिक बेयर मिनिमम है, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका काम है 2025-26 से लेके 2030-31 तक अपने आप को आत्मनिर्भर, वही सशक्त बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना, किसमें, पल्सेस में। अब आप अगर देखो प्री के साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दूं, यहाँ पर ना पीछे मेंस की अंडरस्टैंडिंग भी छुपी होती है। आपको एक बात समझ में आती है, जब आप GS1 का सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के अंदर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, हेल्थ वाला एस्पेक्ट पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है इंडिया इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री। येस और नो, हम हर बार ये बात करते हैं प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। क्यों? हमारा सारा जोर रहता है फैट्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स खाने पे, वीट, राइस, पूरा टाइम यही है ना, इसीलिए। और साथ ही साथ ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि हमारे यहाँ पर नॉनवेज नहीं है, फिशेस वगैरह खाते हैं लोग, लेकिन इन कंपैरिजन टू वेस्ट यहाँ पर हमारा ज़्यादा ध्यान फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे रहता है। इसीलिए सरकार डबल लेवल पर काम करती है। इसीलिए पल्सेस का 2 काम है, एक तो आप सेल्फ सफिशिएंट तो बनेंगे ही, साथ ही साथ प्रोटीन वाला जो डेफिशिएंसी है उसको भी एम किया जाएगा। अगर आप इतनी सटल लेवल की अंडरस्टैंडिंग अपनी पढ़ाई में रखेंगे, आपको कभी भी पढ़ाई डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी।
आगे देखें, स्पेशल एम्फोसिस यहाँ पर 3 दालों पर है, 3 पल्सेस पर। एक तो तूर की दाल जिसे आप अरहर की दाल भी बोलते हैं, उड़द की दाल और मसूर की दाल। बड़ी फेमस 3 दालें हमारे देश में, हर जगह आपको ये घर में बनती हुई दिखेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दालों का 100% प्रोक्योरमेंट होगा एट MSP फॉर 4 ईयर्स। 4 सालों के लिए 100% प्रोक्योरमेंट होगा एट MSP। साथ साथ आपको याद रखना है कि नाफेड एंड NCCF दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन जो है, ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये प्रोक्योर करेंगी फार्मर्स से, ठीक है, इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आप अगर इन नाम को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्नदाता मतलब कौन? फार्मर्स। आय मतलब उनकी इनकम, संरक्षण मतलब अन्नदाता की इनकम, फार्मर्स की इनकम का संरक्षण करेगी कौन? सरकार, ठीक है। इसके अंदर ये 2 ऊपर वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फार्मर्स से प्रोक्योर करेंगी पार्टिसिपेटिंग स्टेट से अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम। समझ में आ गया? आगे इसमें एक पोर्टल बनाया जाएगा, साथी पोर्टल, सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। एक सेंट्रलाइज पोर्टल होगा डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड NIC टू ऑटोमेट द इंटायर सीड का लाइफ साइकिल, ठीक है। सीड का आपको वैसे भी इसके अंदर समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी और डायरेक्ट सवाल CDS में पूछा गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है ये 6 साल का मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विद स्पेशल फोकस टू इंश्योर 100% प्रोक्योरमेंट एट MSP ऑफ विच, कौन सी पल्सेस हैं यहाँ पर? सीधा आपको आंसर अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, बी, तूर, उड़द एंड मसूर। ईजी सवाल, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डाले हैं। अगर पल्सेस आप पढ़ रहे हो तो आप आधा अधूरा तो पढ़ेंगे नहीं। आप देखें कौन से पल्सेस खारिफ हैं, कौन से राबी हैं। देखिए खारिफ के अंदर वैसे भी ये जो 3 दालें इसके अंदर है ना, तूर, उड़द, मसूर, ये तो बेसिक पता ही होना चाहिए कि कौन सी हैं। खारिफ में आती हैं अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, कुल्थी एंड मोठ। ये आपको याद रखना है प्लीज़, ठीक है। ये अब जब ये क्वेश्चन देखेंगे ना आपको खुद ही समझ में आएगी ये बात, ठीक है। अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, कुल्थी, मोठ, ठीक है। राबी देखें, ग्राम, लेंटिल, पी, लैथरस, राजमाश, ये राबी हैं। समर, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड काउपी, ठीक है। अब देखिए इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड कंज्यूमर है पल्सेस का, मतलब हम प्रोड्यूसर भी हैं, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, कंट्रीब्यूटिंग ऑफ 25% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। हाउएवर जो शेयर ऑफ पल्सेस है इन इंडियाज टोटल फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन हुआ है। 16% होता था 1950 में, अब 8% तक ये पहुंच गया है। पल्सेस की मेजर रीजन जहाँ पे कल्टीवेशन होती है दैट इज़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, इन वाले एरियाज़ में इसकी प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सीधा यहाँ पर इन्होंने ऐसा सवाल पूछा है जहाँ पर ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खारिफ एंड राबी, ठीक है। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। ये वाले फैक्ट्स तो अब चेंज हो गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए लगाया था ताकि आप इम्पोर्टेंट समझ पाएँ इस वाली इन्फॉर्मेशन की, दैट्स इट। इसीलिए, क्योंकि कभी कभार हमें लगता है इतना फैक्चुअल याद करके क्या मिलेगा, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी है क्योंकि ये तो ये वाला चीज़ भी नहीं है कि आपको पता ही हो। अगर आपके एरिया में हो रहा है दैट इज़ फाइन, थोड़ा आपको हिसाब हो सकता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको पढ़ने से ही समझ आएगी, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखें CDS 2025, ठीक है, और CDS 2026, दोनों CDS 2 2025 और CDS 1 2026 दोनों के अंदर एक ही सवाल पूछा गया, दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सवाल पूछा गया। देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च हुई थी, मतलब 2026 में इसे हो रहे हैं 10 साल। ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, वैसे भी नाम से पता चल रहा है फसल का बीमा हो रहा है, इंश्योरेंस हो रही है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसका काम है प्री सोइंग, ठीक है, सीड सो करने से पहले से लेके पोस्ट हार्वेस्ट फसल कटने तक की क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम थीम
ठीक है, जब वन नेशन वन स्कीम का चलन चला था तो 2 स्कीम्स को हटा के ये वाली स्कीम आई थी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और उसकी कंसर्न्ड स्टेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अंदर कौन कौन से क्रॉप्स कवर्ड हैं? फूड क्रॉप यानी कि सीरियल, मिलेट्स, पल्सेस, दालें, ये ऑयल सीड्स ऑलरेडी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुकी है, एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स यानी कि फ्रूट्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए रेट ऑफ प्रीमियम पेड बाय फार्मर्स टू द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब फार्मर्स कितना प्रीमियम पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। खारिफ क्रॉप है तो 2%, राबी क्रॉप है तो 1.5%, कमर्शियल क्रॉप है तो 5%, कमर्शियल क्रॉप है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी 5%। रिमेनिंग प्रीमियम, जो बचा हुआ प्रीमियम है, उसकी जो अमाउंट है वो इक्वली शेयर की जाएगी बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इक्वली। प्लीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, यूजुअली जब हम पढ़ते हैं 60-40 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट की बात हो रही है, यहाँ पे इक्वल है सेंटर एंड स्टेट, मतलब 50-50 है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90:10 है, ये तो नॉर्मल। द स्कीम इज़ ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स, ये ऑप्शनल है। ये बिफोर 2020 ये मैंडेटरी होता था हर फार्मर के लिए, लेकिन अब ये ऑप्शनल कर दिया गया है। अब इसके अंदर आप अगर किसी चीज़ की इंश्योरेंस दे रहे हो तो आप रिस्क कौन से कवर करोगे? आप वैसे भी इंश्योरेंस कराने जाते हो, आप यही देखते हो ना कार के इंश्योरेंस में भी कौन कौन से रिस्क कवर्ड हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो प्रिवेंटेबल, मतलब जो प्रिवेंट किया जा सकता था, सोइंग, प्लांटिंग और जर्मिनेशन रिस्क, मतलब जिसे आप प्रिवेंट कर सकते थे। स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है, जो खड़ी है अभी फसल। सोइंग टू हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब फसल कटने के बाद वाले लॉसेस। लोकलाइज्ड कैलामिटीज़, कुछ जो लोकलाइज्ड मतलब लोकल कंडीशंस की वजह से, कुछ वेदर की वजह से। एंड क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स, ये इसके अंदर कवर्ड हैं। क्या कवर्ड नहीं है ये याद रखिए, वॉर और न्यूक्लियर रिस्क, ये इंक्लूड नहीं है। मैलिशियस डैमेज एंड अदर प्रिवेंटेबल रिस्क इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एम्स टू प्रोसेस क्लेम्स विद इन 2 months ऑफ द हार्वेस्ट, इसका काम है कि जो क्लेम आता है इंश्योरेंस का 2 महीने के अंदर अंदर ही है, आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। अब आप ये क्वेश्चन देखें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसकंटिन्यूड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। एक बात याद रखिएगा, इस देश के अंदर जनरली बहुत ही कम होता है कि किसी स्कीम को डिसकंटिन्यू किया जाए, और ये बहुत पते की बात मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होती है कि कोई स्कीम डिसकंटिन्यू हो रही है। ज़्यादातर स्कीम्स को या तो मर्ज किया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है किसी के अंदर, या किसी अम्ब्रेला टर्म के अंदर इसको लेके आ जाते हैं, ठीक है, या फिर एक्सटेंड कर दी जाती है। ज़्यादातर स्कीम्स का यही होता है, या तो किसी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर ले आएंगे, या मर्ज कर देंगे, या फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे। डिसकंटिन्यूड बहुत ही रेयर होता है, और अगर होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। इतना अपने ऊपर भरोसा रखिए, 15 महीने का करंट अफेयर आप पढ़ के जाएंगे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट तो नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, बिल्कुल सही है ये, तो इसका आंसर है B2 ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। अब यहाँ पर इन्होंने एक ट्रिक खेली है, देखो आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन किसी को लग रहा हो कि ये तो पुराने सवाल हैं, दोबारा आ सकते हैं, आप खुद देख लीजिए, हर क्वेश्चन में 2-2, 3-3 आपको रेपिटेशंस दिख रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखिए आप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स रिस्क इंश्योरेंस टू फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप डैमेज ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स रिस्क कवरेज ऑफ 2 lakhs इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योर्स फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल सही है। रिस्क कवरेज ऑफ 2 lakh फॉर कंप्लीट डिसेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड, ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2 and 4 बिल्कुल गलत है, इसका आंसर है C 1 and 3 ओनली। लेकिन अब लग रहा होगा कि ये 2 अगर दिए, ये किसके फीचर्स हैं? ये फीचर्स हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के हैं। अब मेरा काम आधा नहीं है कि मैं आधा करा के छोड़ दूं, नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो गई है, ये 2 अगर इसके अंदर आए हैं तो आपको प्रधानमंत्री, ठीक है,
सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी पता होना चाहिए, ऑल्दो देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इट इन रीसेंट एग्जाम्स, बट येस अगर इसका हाईलाइट आपको रीसेंट CDS 2026 के पेपर में दिखा है तो ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए। इसको आप बेसिक लेवल पे कवर कर लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो कि ऑफर करता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है? सिटीजन्स इंक्लूडिंग NRIs, एज ग्रुप 18 से 70 साल। प्रीमियम रेट देखो यहाँ पर क्या है, 20 रुपीज़ पर एनम पर मेंबर, 20 रुपीज़ पर एनम पर मेंबर। एनरोलमेंट पीरियड देखो, द कवर शैल बी फ्रॉम 1 ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 जून टू 31 मई। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ये बात आप प्लीज़ याद रखिएगा, एंड अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो कि विलिंगली कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के साथ। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के पास यहाँ पर पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एंगेज कर सकती हैं टू अप्लाई दिस स्कीम। ठीक है, कंडीशन क्या है? एक बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट एंड अ कंसेंट टू इनेबल ऑटो डेबिट ऑफ द प्रीमियम। मतलब आपके पास एक पोस्ट ऑफिस या फिर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आप ऑटो डेबिट के लिए जो प्रीमियम कटेगा उसके लिए हाँ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या फीचर्स या फिर क्या क्या है, अब देखिए यहाँ पर कैसे कवरेज दी गई है। 2 lakhs फॉर एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, 2 lakhs फॉर टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आईज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड्स और फीट और लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 eye एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट। मतलब टोटल या फिर इरिकवरेबल, मतलब जो वापस नहीं आ सकता, या तो दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर या फिर एक आंख चली गई या फिर आप हैंड और फुट यूज़ नहीं कर सकते। 1 lakh फॉर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी एंड 1 lakh फॉर टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 eyes और लॉस ऑफ यूज ऑफ 1 hand और फुट। ठीक है, यहाँ पर 1 eye और 1 hand एंड फुट है। ठीक है, यहाँ पे दोनों हैं, आप प्लीज़ याद रखिएगा इस चीज़ को, ये आपको याद रखना है। और ये दोनों के दोनों फीचर्स, ये देखिए यहाँ से उठाकर सीधा यहाँ डाल दिए गए, ये देखिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दोनों कवर करा दिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रीसेंट पेपर्स में हाईलाइट दिखे हैं, इसीलिए करनी ज़रूरी भी है। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2026 में रीसेंट पेपर में पूछा गया PM मित्रा पार्क्स के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट हमारे लिए स्कीम बड़ी ज़रूरी है। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ले किया है फाउंडेशन कंट्री का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। PM मित्रा की फुल फॉर्म है ये, PM प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क इन मध्य प्रदेश धर डिस्ट्रिक्ट। पहला अभी भी रिसेंटली फाउंडेशन ले किया है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। मैंने साथ साथ न्यूज़ में क्यों है उसका कॉन्टेक्स्ट डाल दिया गया है। देखिए PM मित्रा एक मेगा टेक्सटाइल हब है, मेगा टेक्सटाइल हब, ये चीज़ याद रखिएगा, जिसका काम है टेक्सटाइल प्रोडक्शन का हर स्टेप, यानी कि स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, रंगना कपड़ों को, उसके ऊपर प्रिंट करना है, गारमेंट मेकिंग को एक ही जगह पर लेके आना। मतलब एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जैसे हम एग्रीकल्चर कर रहे थे ना, प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्टिंग वाला, ऐसी पूरा एक टेक्सटाइल की पूरी लाइफ साइकिल, एक कपड़े का पूरा लाइफ साइकिल जो है एक ही जगह पर लेकर आना। एक पार्क कवर करेगा इतना लार्ज एरिया, अबाउट 1000 एकर्स और मोर, और एक पूरे इकोसिस्टम की तरह एक्ट करेगा एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मित्रा पार्क्स ग्रीन फील्ड भी हो सकते हैं, ब्राउन फील्ड भी हो सकते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्कीम इंस्पायर्ड है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन वाली विजन से, कि आप फार्म से फाइबर बनाएंगे, फाइबर को फिर फैक्ट्री लेके जाएंगे, फैक्ट्री से फैशन स्टाइलिंग लेके आएंगे और उसी फैशन को आप फॉरेन में लेके जाएंगे। यूजुअली हमें पता है कि इंडिया जो है वो उतना ज़्यादा फैशन वर्ल्ड में नहीं जाना जाता टेक्सटाइल्स के लिए, इसीलिए उस चीज़ की प्रमोशन भी यहाँ पर हो रही है। नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑब्वियस रीजंस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। यहाँ पर क्या होगा, PM मित्रा जो स्कीम है उसके अंदर
प्योर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए स्कीम के अंदर 50% एरिया डेवलप किया जाएगा, 20% एरिया यूटिलिटी के लिए और 10% एरिया कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है कि मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक स्पेशल पर्पस व्हीकल डेवलप किया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करेगी इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगी 800 करोड़ रुपए पर पार्क फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स और 500 करोड़ रुपए पर पार्क फॉर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। इसीलिए मैंने इसको कलर भी इसी तरीके से किया ताकि आपको याद रहे। 800 करोड़ फॉर ग्रीन फील्ड एंड 500 करोड़ अप टू 500 करोड़ फॉर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स पर पार्क। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी लैंड एंड ऑगमेंटेड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पर्पस्ड मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। अब इतनी सारी ज़मीन भी तो चाहिए, 1000 एकड़ मिलेगी भी कैसे। साथ ही साथ देखें यहाँ पर अभी तक इस स्कीम के अंदर 7 अप्रूव्ड पीएम मित्रा पार्क्स हैं। 7 कौन सी हैं देख लीजिए, याद कर लीजिए इसे। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसमें से ये वाला जो है मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट वाला, इसकी फाउंडेशन कर दी गई है। इसे प्लीज याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखें, बिल्कुल ही डायरेक्ट है। पीएम मित्रा पार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, सीधा साफ दिख रहा है। इसका आंसर है सी, टेक्सटाइल। ये तो अगर किसी ने बेसिक पढ़ा होता तो भी उसको समझ आ जाता, मैंने तो फिर भी बहुत एडवांस में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आप यहाँ पर अटल मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। आप देखेंगे क्वेश्चन देखकर हैरान हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि सारी स्कीम्स करना कितना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमें लगता है हमें सारी स्कीम करके जानी है दुनिया भर की, ऐसा नहीं है। आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर के रिसेंट कंडक्टेड एग्जाम्स के और 10 साल और 5 साल जिन स्कीम्स को हो रहे हैं, अगर आप उतना भी कर जाएंगे ना, हो जाएगा आपका। आप देखिए CDS 2026, ये तो अभी रिसेंटली अभी हुआ है, 2-3 हफ्ते पहले ही। आप देखें ये पूछा गया, और देखिए UPSC 2019 में कितना देख लीजिए, अब 7 साल हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सेम सेटअप अंडर विच। ऐसा भी नहीं है कि स्कीम से रिलेटेड कुछ अलग ही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन पूछा है। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च हुआ था, 10 साल हो रहे हैं 2026 में, मतलब वैसे भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट, कॉन्टेक्स्ट क्या है देखो, न्यूज़ में क्यों है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, मैंने बोला ना ज़्यादातर स्कीम या तो कंटिन्यू होती हैं या इसको मर्ज कर दिया जाता है। अप्रूव किया कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग। एनहांस बजट इन्हांस किया गया है ₹2750 करोड़, मार्किंग द लॉन्च ऑफ AIM 2.0, ठीक है। इसका एम क्या है, इनोवेशन, नाम से पता चल रहा होगा, इसका एम है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना बाय फॉस्टरिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। लोगों के अंदर नौकरी मांगने का नहीं, नौकरी देने वाला माइंडसेट इन्वॉल्व करना है। साथ साथ ये नहीं हो कि पूरा टाइम प्रॉब्लम्स पे रैंट कर रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है। ये स्टूडेंट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को लाने की बात करता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इसके अंदर की प्रोग्राम्स देखें, एक बनेगा अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स। इसके अंदर स्कूल्स के अंदर इनोवेशन फॉस्टर होएगी, स्पेसिफिकली इन ग्रेड 6 to 12, ठीक है, यूजिंग टूल्स लाइक 3D प्रिंटिंग, साइंस एंड टेक में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सेकेंड है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, मतलब बिजनेस इंक्यूबेटर्स प्रमोट किए जाएंगे, स्टार्टअप्स, मेंटरशिप, फंडिंग, टेक्निकल सपोर्ट। ज़्यादातर तो लोग बिजनेस करने से इसीलिए डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है पैसा कहाँ से आएगा, टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से आएगा, ये सब नहीं समझ में आता और कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये सब इंश्योर होगा। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, ठीक है, अंडर सर्व्ड रीजन्स पे फोकस होगा कि इनोवेशन कैसे प्रमोट की जाए इन Tier 2, Tier 3 सिटीज़। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, कि टेक्नोलॉजी, हमें पता है ना, हम कितना ज़्यादा देख रहे हैं कि AI कैसे कैसे जो है पैर अपना फैलाते जा रहा है, तो सपोर्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन, नेशनल चैलेंजेस, फंडिंग, मेंटरशिप, ये सब। और मेंटर इंडिया, मतलब 6200+ मेंटर्स बनेंगे, ठीक है, ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और इनोवेटर्स हैं उनको मदद मिल सके। यहाँ पर सीधा सवाल था कि अटल इनोवेशन मिशन किसके अंदर सेटअप की गई है, ये तो पहले से ही जवाब है बी, नीति आयोग। यहाँ पर भी सी, नीति आयोग, ठीक है। डायरेक्ट सवाल है, इतना इजी सवाल, इससे इजी सवाल पूछ नहीं सकते ये, ठीक है। चलें,
नेक्स्ट देखें, EPFO 2025 में क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू स्माइल स्कीम, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्कीम, ज़्यादातर इसको हम मेंस में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। देखिए, स्माइल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च की थी, ठीक है। इसके अंदर एक सब स्कीम आती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन बेगिंग एंड ट्रांसजेंडर्स। मतलब रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे एक तो बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स दोनों को। इसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, इसलिए इसका काम है उन लोगों की मदद करना जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कहलाते हैं हमारे समाज के अंदर। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एज एन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ऊपर पहले ही बोल दिया स्कीम के अंदर बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब आप इन ग्रुप्स को कहाँ लेके आएंगे? फॉलोइंग सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, टूरिज्म हो गया, ICT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए क्या है कि आपको एप्लीकेंट शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। इनकम लिमिट, फैमिली एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी ब्रेड विनर की डेथ हो जाए ड्यू टू कोविड, ये हो सकता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? एक डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, और फॉर डेथ्स इन विलेजेस अ लेटर फ्रॉम BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये छोटी सी स्कीम थी लेकिन रिसेंटली पूछी गई थी तो मैंने इसको एड्रेस कर दिया, ठीक है। ज़्यादातर वैसे मेंस में पढ़ते हैं हम लोग ये सोशल जस्टिस के पेपर के अंदर, बट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो कुछ पता नहीं है। देखो, मेंट फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग, बिल्कुल सही है। ये वैसे ट्रिक था क्योंकि बच्चे ये पढ़ लेते हैं, ये मार्जिनलाइज ग्रुप पढ़ लेते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिस आउट हो जाती है। तो इसका आंसर है C, बोथ 1 and 2, ठीक है। ईजी क्वेश्चन, मूविंग ऑन, ठीक है। आज की लास्ट स्कीम है, रिसेंटली पंजाब PCS के पेपर में पूछी गई, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में लॉन्च हुआ, 2026 में हो रहे हैं 10 साल। साथ ही साथ 16 दिसंबर 2026 को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप इंडिया डे। इसीलिए न्यूज़ में भी है, पूछ भी लिया गया है, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है UPSC के पेपर में, ये स्टेट सर्विस के पेपर में भी पूछा गया। अब देखो, इसका काम क्या है? स्टार्टअप से पता चल रहा है, नाम है एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को प्रमोट करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनहांस करना, शिफ्ट करना इंडिया के माइंडसेट को कि जॉब मांगनी नहीं है, जॉब क्रिएट करनी है इकोनॉमी के अंदर। इम्प्लीमेंट और कोऑर्डिनेट कौन करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। एक एंटिटी को कब स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया जाता है? गवर्नमेंट का क्राइटेरिया देखिए, इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया। एज मतलब वो एंटिटी, जो वो बिजनेस एंटिटी है, उसकी एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका फोकस होना चाहिए इनोवेशन के ऊपर, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के ऊपर, स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स के ऊपर, ठीक है। पोटेंशियल होना चाहिए फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड मस्ट नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। वो वाले बिजनेसेस को स्टार्टअप कंसिडर नहीं करा जाएगा जो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करके या तोड़ कर बना है। ये पॉइंट आप प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला 2 तो आप वैसे जनरल सेंस से भी लगा लेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट देखिए इसके अंदर कैसे मिलेगा। फंड्स फॉर स्टार्टअप 10,000 करोड़ रुपए का टू प्रोवाइड वेंचर कैपिटल थ्रू सेबी रजिस्टर्ड फंड्स। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है 945 करोड़ रुपीज़ की, 945 करोड़ की, फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप अगर आपने कुछ बनाया है, ठीक है, या फिर मार्केट एंट्री। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स, ताकि कोलैटरल फ्री लोन्स मिल सकें, मतलब कुछ गिरवी ना रखना पड़े। और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन प्रॉफिट्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 3 साल तक आपके प्रॉफिट्स के ऊपर इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन। ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा गया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर कि कौन सी एंटिटी स्टार्टअप बनेगी। शैल बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप अप टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही है। अभी बताया 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंटिटी टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 1000 करोड़, ये तो नाम से नहीं, 1000 नहीं है यहाँ पर, 100 करोड़ है, 100 करोड़, ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पर, सेकंड गलत है, ठीक है। फर्स्ट हमें पता है सही है। एन एंटिटी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप, बिल्कुल गलत। ये अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर है A1 ओनली, ठीक।
ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि स्कीम्स कैसे कवर करनी है। मोर ओवर इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेकेंड पार्ट रिलेटेड टू 2016 की जो स्कीम्स हैं जिसको 10 साल हो रहे हैं 2026 में, सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग। अगर आपको इस PDF का एक्सेस चाहिए तो यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।